हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग उसकी सेक्शन 4 स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा। कि फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो जावा में किस तरह से हुई, जो कि इंडोनेशिया का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया गया जावा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हम लोग आइलैंड बोल सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन होती है। और ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। लेकिन एक बार क्या हुआ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत समय पहले की बात है, कि ये जो राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है वो पहले मोस्टली वहाँ पर फॉरेस्ट होते थे। और कॉलोनियल पावर जो कि इंडोनेशिया में उन्होंने कॉलोनीज लगा रखी थी, वो कौन लोग थे? डचेस थे, जिनको डच कहा जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा जैसे इंडिया में मतलब कुछ फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए थे, फॉरेस्ट को कंट्रोल कर दिया गया था, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। उसी तरह से इंडोनेशिया का ये जो जावा आइलैंड था, वहाँ पर भी सेम कंट्रोल जो था, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर दिए गए थे। जावा जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ पर डच लोगों ने क्या कर रखा था? कॉलोनीज लगा रखी थी और उन्होंने फॉरेस्ट को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए या फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कर दिया। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको टिम्बर की बहुत नीड थी। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया, मतलब ब्रिटिशर्स को जो भी नीड होती टिम्बर की, वुड की, जो भी था, तो वो कहाँ से वो लेते थे? जावा से, ताकि वो शिप्स की बिल्डिंग कर सके, मतलब शिप्स को बना सकें। और 1600 में देखा गया जो जावा की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? एस्टिमेट करी गई 3.4 मिलियन थी। और मैक्सिमम ये बताया गया है जो बहुत ज़्यादा विलेजेस थे वो कहाँ पर थे? फर्टाइल प्लेन्स में थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ भी थी जो कहाँ पर रहती थी? पहाड़ों पर। और वो क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कंटिन्यू करते थे, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके अपने लाइवलीहुड को अर्न करते थे। तो चलिए हम लोग इसका 4.1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें वुड कटर्स ऑफ जावा की बात होगी। तो यहाँ पर बताया गया है जावा की एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था कलंग्स। वो बहुत ही स्किल्ड मतलब कम्युनिटी थी। वो फॉरेस्ट के कटरर्स उनको कहा जाता था, और साथ में वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये जो कलंग्स थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे। 1755 में देखा गया जब मातरम किंगडम जो कि जावा में काम करता था, मतलब जावा को कंट्रोल कर रखा था उसने, वो स्प्लिट हो गया, मतलब उसका ब्रेकडाउन हो गया, कोलैप्स हो गया। तो 6000 कलंग फैमिली जो थी उनको इक्वली डिवाइड कर दिया गया 2 किंगडम्स में। दैट मीन्स के 3000 पर किंगडम जो था उसको डिवाइड कर दिया गया। ये कौन से लोग थे? ये कलंग थे, जो कटर्स थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। अब यहाँ पर बताया गया उस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। जो किंग थे उनको क्या करना था? उनको अपने पैलेसेस बनाने थे, तो उनको टिम्बर की ज़रूरत थी, मतलब तीख टिम्बर की उनको ज़रूरत थी। और उसके बाद बताया गया जब डच लोगों ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो फॉरेस्ट को, कब? 18th सेंचुरी में। तो कलंग्स जो थे उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने कहा कि अब हम लोग को क्या करना होगा? खुद को मतलब इनके कंट्रोल से बाहर रखना होगा। तो 1770s में जो कलंग थे उनके ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, और डच लोगों के द्वारा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये लोग जो थे वो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, फॉरेस्ट को क्लियर करते थे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो डच फोर्ट एट जियोना था वहाँ पर क्या हुआ? अटैक कर दिया गया। लेकिन कलंग्स ने 1770s में अटैक करा, किसके ऊपर? डच जो कि जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए थे रिलेटेड टू फॉरेस्ट। उनका फोर्ट कहाँ पे था? उनका किला था जोआना में। और उसके बाद क्या किया गया? लेकिन ये जो कलंग्स के द्वारा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सोसाइटी में जितनी भी अपराइजिंग्स हो रही थी उनको सप्रेस कर दिया गया, मतलब उनको दबा दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ है सेक्शन 4.2 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डच की जो मतलब एक सिस्टम था जिसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था, वो किस तरह से हो रही थी।
तो जब ना हम लोग 19th सेंचुरी की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि टेरिटरी को पूरी तरह से कंट्रोल करना कितना ज़रूरी था। और मतलब उनका मेन मोटिव ये था कि हाँ, टेरिटरी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ना कि लोगों को। तो उनका मानना ये था कि डच जो अम्पायर है उसको कुछ ऐसे फॉरेस्ट लॉज लगाने होंगे जावा में जिससे कि विलेजर्स के ऊपर टोटली रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं कि वो फॉरेस्ट से कोई भी चीज़ जो है वो गैदर ना कर सकें। अब वुड जो थी उसको कट किया जाता कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए, जैसे अगर उनको रिवर बोट्स बनानी है या कंस्ट्रक्ट हाउस बनाने हैं, घर बनाने हैं, या फिर वो स्पेसिफिक फॉरेस्ट मतलब जो थे उनको क्या किया जाता, उनको सुपरविज़न में रखा गया ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म ना करी जाए लोकल विलेजर्स के द्वारा। और जो भी विलेजर्स अपने कैटल्स को लेके जाते वहाँ पर उन एरियाज़ में, या फिर वो मतलब विदाउट परमिशन वहाँ से लकड़ियाँ काटते या फिर ट्रेवल करते उस रोड पे हॉर्स कार्ट लेके या कैटल्स लेके, तो उनको पनिश किया जाता था, ग्रेजिंग भी नहीं कराई जाती थी वहाँ पर। तो जैसे कि इंडिया की बात करें तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर क्यों फॉरेस्ट को मैनेज किया जा रहा था, ताकि शिप बिल्डिंग करी जा सके, मतलब शिप्स को बनाया जा सके, और रेलवेज़ के लिए स्लीपर की ज़रूरत थी, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुई थी फॉरेस्ट सर्विसेज की 1965 आई थिंक सो, है ना। एंड 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स जो थे वो एक्सपोर्ट करे जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, जावा से। अकेले जावा से कितने, मतलब 2,80,000 स्लीपर्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वहाँ से बाहर भेजा जा रहा था जावा से। तो इससे हम लोग को ये पता चल सकता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट थी किसकी, लेबर की, ताकि वो ट्रीज़ को काटें और उन लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करें, एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जा सकें, और स्लीपर्स को प्रिपेयर करें। अब ये जो डच थे सबसे पहले उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रेंट लगा दिया ज़मीन पर, मतलब रेंट लेना शुरू कर दिया, और जो कल्टिवेटेड एरियाज़ थे उनको फॉरेस्ट में कवर कर दिया। देन ये जो विलेजेस थे उनको खाली करने के लिए बोला गया कि अगर आप लोग मतलब रेंट नहीं पे करोगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, वहाँ से जाना होगा उस एरिया को छोड़ के। तो साथ में आप लोगों को ना कलेक्टिवली काम करना होगा, इकट्ठे मिलजुल कर काम करना होगा, फ्री लेबर काम करना होगा, आप लोगों को किसी भी तरह के लेबर वर्क करने का पैसा नहीं मिलेगा। और जो वो फेलोज़ हैं उनको मतलब कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, मतलब सिंपली यहाँ पर बताया गया कि आप लोगों का मेन मोटिव क्या है कि आप लोग हमारे गुलाम बन जाओगे, हमारे स्लेव्स बन जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम उस सिस्टम को क्या कहा जाता था, ब्लैंडोंग निस्टन, ठीक है। ब्लैंकडॉन सिस्टम जो सिस्टम था वो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पूरी तरह से ये जो पॉपुलेशन थी, जो विलेजर्स थे, उनको कंट्रोल किया जा रहा था डच कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो बाद में देखा गया ये जो रेंट था उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, तो फॉरेस्ट विलेजर्स जो थे उनको कुछ स्मॉलर वेजेस जो थी वो भी प्रोवाइड करी जाने लगी। लेकिन अब उनका मेन मोटिव ये था कि हमें राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रिस्ट्रिक्टेड। उनका जो मेन राइट था, जो उनका अधिकार था फॉरेस्ट एरियाज़ को कल्टीवेट करना, तो वहाँ पर उनके ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।